क्लास तो हम लोग बात कर रहे थे सीरोटाइप्स के बारे में। तो कौन कौन से सीरोटाइप्स हो गए थे। तो हम लोग सबसे पहले लैक्टोहीमोरेजिया के बारे में पढ़ चुके थे। इसके अलावा कैनिकोला हो गया था, बेटावी हो गया था। ठीक है। अब इसके अलावा ग्रीपोफाइटोसा हो गया था। ठीक है, टाइफोसा हो गया था। अब बात करने वाले थे पायोजेंस के बारे में। तो जो पायोजेंस रहता है, नाम से ही लग रहा है इसका क्या हो गया जी, वहाँ पे हाई फीवर की कंडीशंस वहाँ डेवलप होती है। मतलब जो डिजीज़ होगी, जो ये सीरोटाइप से जो डिजीज़ होती है, कौन सी होती है, मेनली वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं हाई फीवर के। ठीक है, इसीलिए इसको जो फाइब्रिल स्पायरोकिटोसिस भी कहते हैं डिजीज़ को। ठीक है, पायोजेंस को क्या कहते हैं, फाइब्रिल स्पायरोकिटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, फीवर इसका मेनली इसमें क्या आता है, हाई फीवर आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिम्टम्स पेयर होते हैं। अगर इसके सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन करता है, तो पिग एज ए रिजर्वायर की तरह बिहेव करता है। तो मोस्टली जो पिग फार्मिंग करने वाले पर्सनस होंगे वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पे सीरोटाइप्स सबसे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं, तो साउथ ईस्ट हो गया एशिया में, और इसके अलावा यूरोप हो गया और यूएसए। ठीक है, तो ये यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीरोटाइप पोमोना। ठीक है, पोमोना तो लेप्टोस्पाइरा पोमोना के थ्रू होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी कौन कौन से हैं, स्विनहेड्स डिजीज़ जिनको हम कहते हैं। स्विनहेड्स का मतलब होता है पिग फार्म में जो वर्कर्स रहते हैं, काम करने वाले पर्सन्स रहते हैं, उनको कहा जाता है पिग फार्म में स्विनहेड्स कहते हैं। ठीक है, स्विनहेड्स कहेंगे उनको। तो क्योंकि ये सीरोटाइप्स मेनली रिजर्वायर इसका भी कौन सा रहेगा, पिग ही रिजर्वायर रहता है। मेन पिग रहता है, पिग के अलावा कैटल्स भी रहते हैं। तो पिग फार्मर्स जो होंगे उनके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, या फिर वेटेरियन जो रहते हैं वहाँ पे भी इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। तो कई बार जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स भी रिजर्वायर की तरह बिहेव करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कह सकते हैं जो डेयरी वर्कर्स रहेंगे उनको भी यहाँ पे इन्फेक्शन काज हो सकता है। ठीक है, अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या होंगे, तो इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, और हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा बैक्टीरिया तो वहाँ पे हाई फीवर काज करेगा। फिर ये अलग अलग जो आर्गन्स रहते हैं वहाँ पे भी ये पहुंचता है। जैसे ब्रेन में पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस काज करेगा, जाके इन्फ्लामेशन वहाँ पे मेनिंजेज में काज करेगा। तो उससे क्या हो जाता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस डेवलप होती है। तो वहाँ पे अब जब एसेप्टिक मेनिंजाइटिस काज होगी तो उसकी वजह से वहाँ पे फीवर हो गया, और फीवर के अलावा वहाँ पे कह सकते हैं हेडेक हो गया, स्टिफनेस हो गई नेक में। ठीक है, फोटोफोबिया की कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती है। ठीक है, सोर्स बात करें इनका, इन्फेक्शियस सोर्स कौन सा रहता है, तो पिग और कैटल हो गया। तो पिग और कैटल ये क्या रहेंगे, दोनों ही नेचुरल रिजर्वायर इसके होते हैं। तो ये उनकी जो किडनी रहेगी, किडनी में वहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, जो यूरिन होगा, यूरिन के थ्रू ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को वहाँ पे कंटेमिनेट कर देंगे। तो फिर कंटेमिनेट जो वहाँ पे वाटर होगा, सॉयल होगा, जब वो कंटेमिनेट हो जाएगी, उसके जैसे ही कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग आएगा वहाँ पे इन्फेक्शन काज हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो मोस्टली ये जो पिग फार्मिंग एरिया रहेंगे, पिग फार्मिंग कंट्री रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। या फिर जो कैटल फार्मिंग हो गया, जैसे तुम्हारा अमेरिका हो गया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे होने के चांसेस इनके सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीरोटाइप हैप्डोमेडिस। ठीक है, तो हैप्डोमेडिस भी एक अलग सीरोटाइप होता है। इसमें क्या रहेगा, वहाँ पे 7 डेज फीवर इसको भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स वही 7 डेज तक फीवर बना रहता है। ठीक है, ड्यूरेशन बाकी पर्सन की इम्यूनिटी और ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे मोस्ट कॉमनली क्या रहेगा, 7 डेज तक फीवर यहाँ पे बना रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, 7 डेज फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो वहाँ पे फीवर जल्दी सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो इनमें क्या रहता है, तो फीवर हो गया, लिम्फेडेनोपैथी हो गया। तो मेनली यहाँ पे जो इन्फेक्शन काज होगा पेशेंट को, तो सबसे पहले वहाँ पे फीवर आएगा, फिर वहाँ पे लिम्फेडेनोपैथी काज होगा। तो वहाँ पे मेनली होता क्या, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इन्लार्जमेंट वहाँ हो जाता है, वहाँ पे टेंडरनेस हो जाएगी। धीरे धीरे
जो हमारा जो बैक्टीरिया होगा ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट वहाँ पे वर्क करने लगता है। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो सोर्स क्या रहेगा, फील्ड माइस रहता है। तो मोस्ट टाइप रिजर्वायर अगर इसका देखा जाए तो फील्ड माइस जो खेत में रहने वाले रहते हैं रोडेंट्स, वहाँ पे ये यूरिन के थ्रू वहाँ पे बैक्टीरिया को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ से कंटेमिनेट करेंगे सॉइल को, सॉइल के थ्रू वाटर कंटेमिनेट होगा, वाटर के थ्रू वहाँ पे इन्फेक्शन फिर ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। और मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो जापान, यूरोप और एशिया। ठीक है, जहाँ पे रोडेंट्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरोटाइप की बात करें तो फोर्ट बैग जो रहता है ये भी ह्यूमन बीइंग में वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्री टीबियल फीवर काज करता है, या फिर फोर्ट बैग्स फीवर भी इसको कहते हैं। तो ये मेनली जो फोर्ट बैग्स फीवर रखा गया है, ये एक अमेरिका कह सकते हैं, अमेरिका मिलिट्री कह सकते हैं कैंप था, फोर्ट बैग मिलिट्री कैंप, उसके वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको स्प्रेड हुआ था, तो उसी कारण से इसको वहाँ पे नाम दिया गया था। ठीक है, तो अगर इसके क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो फीवर, रैशेज और टीबिया, तो ये मेनली जो डिजीज होगी मेनली फीवर, टीबिया, फिर कह सकते हैं साइन बोन, वहाँ पे रेड कलर का जो रैशेज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे टीबिया में। ठीक है, जो इसके साथ ही वहाँ पे फीवर है, मैली एज की कंडीशन हो गई और बॉडी एच भी हो सकता है। तो जो पेरीटिबियल रैशेज होंगे तो वो इस कह सकते हैं सीरोटाइप का एक करेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं कि वहाँ पे ही काज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल पिक्चर के बाद में कि हाँ ये टीबिया में काज करेंगे। नेक्स्ट अगर इनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए तो इनका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है अभी पता नहीं है, एग्जैक्ट कह सकते हैं इसका नेचुरल रिजर्वायर कौन है ये पता नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सीरोटाइप्स मेनली जापान, साउथ ईस्ट एशिया और यूएसए में कुछ एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरोटाइप है हार्डजो। ठीक, हार्डजो ये भी कह सकते हैं, हार्डजो में लिए भी डेयरी फार्म फीवर इसको कहते हैं, मेनली जो कैटल्स रहते हैं वहाँ पे ये डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे इन्फेक्शन का मेनली कारण रहते हैं, डेयरी फार्मिंग जो वर्कर्स रहेंगे उनके वहाँ पे डिजीज़ काज करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहता है, फीवर काज करते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसका क्या है, फीवर है। ठीक है, तो फीवर इसमें मोस्टली माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होगा, लेकिन अनट्रीटेड इन्फेक्शन में क्या होगा, वहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, मतलब जो हमारे अदर आर्गन्स होते हैं वो भी यहाँ पे इफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो कैटल्स मेनली रिजर्वायर में तुम्हारा जैसे हो गया, बहुत सारे काऊ हो गया, ठीक, ऑक्स हो गया, ये सारे कैटल्स क्या रहते हैं, रिजर्वायर रहते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया होगा कैटल्स की किडनी में वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट रहता है, और जो कैटल्स होंगे जब भी यूरिनेशन करेंगे तो यूरिनेशन में यह बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा उनके यूरिन में, तो यूरिन के थ्रू ही वे क्या करेंगे, वहाँ पे कंटेमिनेशन काज करेंगे। ठीक है, तो डेयरी फार्मर्स हो गए, मिल्क हैंडलर्स हो गए, या फिर जो वेटेनरियन रहते हैं, वेटनरी के डॉक्टर्स रहते हैं, उनके इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहता है तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको यूएसए कहते हो, और न्यूजीलैंड्स, ये सारे इसके कह सकते हैं जो मोस्टली रिजर्वायर रहते हैं। ठीक है, सॉरी, मोस्टली ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट थी जिसको मैंने यहाँ पे बताया, सीरोटाइप्स, उनके डिजीज़, ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज़ काज करेंगे, उनकी क्लिनिकल पिक्चर क्या रहती है, कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होंगे, और इसके अलावा वहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, मतलब इनका रिजर्वायर कौन रहता है, किसके अंदर वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो रैट, डॉग और वहाँ पे जो कैटल्स रहते हैं वो मोस्ट कॉमनली इसके रिजर्वायर रहते हैं जिनके थ्रू ये डिजीज़ वहाँ पे काज करता है। ठीक है, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड भी रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर वहाँ पे कंट्रीज़ में रहेंगे, कुछ वर्ल्ड वाइड रहेंगे। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। जो लेप्टोस्पायरोसिस है वो मेनली कैसे काज होती है। ठीक है, तो लेप्टोस्पायरोसिस अकर्स इन टू फॉर्म्स,
तो जो लेप्टोस्पायरोसिस है मेनली 2 फार्म में वहाँ पे प्रेजेंट रहती है और हर एक पर्सन में कह सकते हैं इसके सिम्टम्स एक जैसे वहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, किसी पेशेंट में केवल फीवर या फिर बॉडी पेन हो सकता है, किसी पेशेंट में लीवर, किडनी, ब्लड वेसल, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी बेसिस पे लेप्टोस्पायरा को मेनली 2 क्लिनिकल फार्म में डिवाइड किया है। पहला मैंने बताया, पहला कौन सा हो गया इसमें, अनिकार्टिक लेप्टोस्पायरोसिस, ये माइल्ड फार्म है। ठीक है, दूसरी हो गया एक्ट्रेटिक लेप्टोस्पायरोसिस, ये सीवियर फार्म हो गई, इसको कहते हैं वेल्स डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेनली क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन जॉइंटिस की प्रेजेंस पे ही इसको, उसी को वहाँ पे जॉइंटिस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ही इसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिक्टेरिक जॉइंटिस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया कितना रहेगा इसका। तो चलिए ठीक, पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं इसका। सबसे पहले एनिक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस, ये माइल्ड फार्म होती है, मैंने बताया विदाउट जॉइंटिस, यहाँ पे जॉइंटिस नहीं काज होती है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन तो काज करेगी लेकिन वहाँ पे लीवर को कह सकते हैं इतना सीवियरली डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया जिसके कारण वहाँ पे बिलिरुबिन वहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे जो लीवर होगा वो सीवियरली डैमेज नहीं होगा, जिससे वहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को केवल वहाँ पे फीवर, हेडेक और मसल पेन, वीकनेस से जैसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्किन या कह सकते हैं आई जो होगी वो येलोइश कलर की नहीं होंगी। कारण है क्योंकि यहाँ पे लीवर डैमेज नहीं होगा, बिलिरुबिन का जो लेवल होगा वो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे डिजीज़ ये कह सकते हैं, ये डिजीज़ सबसे कॉमन और कंपैरेटिवली कह सकते हैं माइल्ड फार्म होती है। दूसरी है एक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस, ये सीवियर फार्म होती है, वेल्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरिया होगा लीवर, किडनी, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेगा, उसको डैमेज करेगा। अगर लीवर डैमेज हुआ तो लीवर डैमेज के कारण क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। अब जब बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको स्किन या स्क्लेरा वहाँ की येलोइश कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो किडनी इन्वॉल्वमेंट से एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन, वैस्कुलर इंजरी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, हीमोरेज भी हो सकता है। ठीक है, इसी सीवियर फार्म को हम क्या कहते हैं, वेल्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली इनका कितना रहता है, 10 to 14 डेज रहता है। मेनली इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, जिस टाइम में बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा और वहाँ पे जो सिम्टम्स अपीयर होंगे उसके बीच का जो टाइम होगा उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो लेप्टोस्पायरा भी सेम कंडीशन रहेगी, वहाँ बॉडी में इंटर करेगा और फिर वहाँ पे तुरंत डिजीज़ काज नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, बैक्टीरिया वहाँ पे लोकल टिश्यू में मल्टीप्लाई करेगा, फिर वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहाँ पे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में वहाँ पे ट्रांसमिट होगा जल्दी। ठीक है, तो वहाँ पे कह सकते हैं जब बैक्टीरिया वहाँ पे लोकल टिश्यू को मल्टीप्लाई करेगा, ब्लड स्ट्रीम में फिर पहुँचेगा, फिर हमारी बॉडी में वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा ओवरऑल बॉडी में, और वहाँ पे मोस्टली 10 to 10 डेज 14 डेज लगते हैं ये कंप्लीट प्रोसेस करने में। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस में ना, हालांकि पेशेंट की अगर इम्यूनिटी या फिर जो इन्फेक्शियस डोज होती है वो अगर अच्छी है तो वहाँ पे वायरुलेंस के अनुसार वहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर इंक्यूबेशन इम्यूनिटी अच्छी है तो वहाँ पे 2 to 3 डेज में वहाँ पे पेशेंट सही हो जाएगा। अगर वहाँ पे इम्यूनिटी वीक है तो कहो 1 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, तो ये एक ड्यूरेशन रहता है जिसमें पेशेंट के वहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं अपीयर होंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया होगा वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनिक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस अकर्स इन अप्रॉक्स 90% इन केसेस। तो अप्रॉक्स 90% केसेस जो रहेंगे, पेशेंट्स रहेंगे, उनमें लेप्टोस्पायरोसिस की यही फार्म जो रहती है एनिक्टेरिक फार्म, ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिजीज़ होगी वो कैसी रहती है, माइल्ड रहती है, और वहाँ पे जॉइंटिस भी डेवलप नहीं होती है। अब जॉइंटिस क्यों नहीं डेवलप होगी, क्योंकि वहाँ पे लीवर इफेक्ट नहीं होता, लीवर डैमेज नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए जो कह सकते हैं प्रोग्नोसिस होगी वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वहाँ पे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलने वाले जो मोस्टली पेशेंट रहेंगे वो कौन से रहेंगे,
लैप्टोस्पायरोसिस के इसमें के रहेंगे और एनिक्टेरिक लैप्टोस्पायरोसिस होंगी उसके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे? माइल्ड नॉन जॉइंटिस फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट होगा मोस्टली क्या उसके फीवर, हेडेक, माइल्जिया, मेलाइसिस, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके जो लीवर फंक्शन होंगे वो इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके जॉइंटिस भी डेवलप नहीं होगी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन जॉइंटिस फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये मोस्टली जो डिजीज़ होगी अक्सर वायरल फीवर या फिर इन्फ्लुएंजा जैसे होता है वैसे ही यहाँ भी अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कह सकते हैं केवल डायग्नोसिस केवल सिम्टम्स के बेसिस पे वहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। ऑफन क्लिनिकली इनएप्रोप्रिएट डायग्नोस्ड बाय एंटीबॉडी डिटेक्शन इन सीरम। तो कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें क्या होगा, इन्फेक्शन माइल्ड रहता है, उनको केवल हल्का फीवर, बॉडी एज जैसी कंडीशन डेवलप होंगी। ठीक है, कभी कभी कह सकते हैं वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो प्रॉपरली अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेनली सिम्टम्स को देख करके वहाँ पे कोई कह सकते हैं फाइंडिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करेंगे, वहाँ पे जब सिम्टम्स ही नहीं क्लियरली होंगे तो उसको क्या करेंगे, क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी केसेस में क्या करेंगे, उनका हम फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। अब जब सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो पेशेंट के सीरम में वहाँ पे लैप्टोस्पायरा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल वहाँ पे कह सकते हैं कई लोग क्या होगा, इन्फेक्शन हो चुका होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है, तो वहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट करवा के वहाँ पे एंटीबॉडी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, तो उनके बारे में पता भी चल जाएगा, वहाँ पे डायग्नोसिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड है एक्टेरिक लैप्टोस्पायरोसिस, जिसको हम वेल्स डिजीज़ कहते हैं। तो जो एक्टेरिक लैप्टोस्पायरोसिस होती है ये इसका सीवियर फॉर्म होता है और ये अप्रॉक्स केवल 10% लोगों में ही डेवलप होता है। इसके पेशेंट जो रहेंगे 10% ही मिलेंगे और ये सबसे सीवियर फॉर्म होती है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस और मॉर्टेलिटी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में केवल जो लेप्टोस्पायरा होगा ये क्या करेगा, ब्लड में ही नहीं रहेगा, ब्लड के थ्रू ये जो अदर आर्गन्स होंगे, मैंने बताया था लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, ये जितने भी वाइटल आर्गन्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, मल्टी सिस्टम डिजीज़ भी कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये 10% पेशेंट के में ही का डिजीज़ खास करते हैं, लेकिन जिनका एग्जामिनेशन हो गया और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गया, दोनों में ही इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टराइज बाई जॉइंटिस एंड सीवियर आर्गन इन्वॉल्वमेंट। तो जो लीवर होगा मेनली डिजीज़ में हॉलमार्क फीचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जॉइंटिस काज होती है और जो मल्टीपल आर्गन होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो लीवर में क्या होगा, लैप्टोस्पायरा वहाँ पे हिपेटोसाइट सेल्स को डैमेज कर देंगी। जब हिपेटोसाइट सेल डैमेज हो जाएंगे उससे क्या होगा, जो बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म होगी वो इफेक्ट होगी, और जब बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म होगी इफेक्ट होगी तो जो पेशेंट की स्किन है या स्क्लेरा हो वो वहाँ पे येलोइश कलर शो करने लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो बिलिरुबिन होगा, बिलिरुबिन का लेवल वहाँ पे अकोमुलेट होने लगता है। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे जो बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म जब इफेक्ट होगी तो बैक्टीरिया, किडनी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये सारी सीडी डिजीज वहाँ पे प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन वहाँ पे कह सकते हैं। ठीक, वो भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वहाँ पे लंग अफेक्टेड हुआ तो पल्मोनरी हिमोरेज की कंडीशन या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और ब्लड वेसल्स की जो इंजरी होगी उस इंजरी के कारण वहाँ पे जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी वो भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो वेल्स डिजीज होगी उसमें क्या रहेगा, बहुत सारे मल्टीपल आर्गन्स क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये अलग होते हैं। हैज़ 2 फेजेज, तो इसके अंदर क्या रहेंगी, जो वेल्स डिजीज होगी मेनली 2 फेजेज रहेंगे कंटिन्यूस डिजीज, क्योंकि कंटिन्यूस ये डिजीज नहीं बल्कि क्या रहेगी, अलग अलग फेजेज में प्रोग्रेस करती है। ये फेजेज कौन सी हैं, तो सबसे पहली सेप्टिसीमिक, लैप्टो लैप्टो स्पायरोमेटिक में फेज होते हैं। ठीक है, तो सेकंड रहती है इम्यूनो लैप्टोस्पायरोटिक फेज होगी। तो ये दोनों फेजेस क्या होंगी, बैक्टीरिया की जो लोकेशन होंगी, उनके जो सिम्टम्स होंगे और जो उनकी इम्यून रिस्पांस होगा उसके बेसिस पे वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी डिजीज़ के बारे में, सेप्टिसिमिक लैप्टो। हाँ, अब इसमें क्या होगा, पहली डिजीज़ कौन सी है, सेप्टोसिमिक लैप्टोस्पायरेमिया फेज। ठीक, इस डिजीज़ का पहला फेज कौन सा रहता है, ठीक है जी, जो डिजीज़ रहेगी इसका ये पहला फेज है। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2, 2 फेजेज़ में कंप्लीट होती है। तो इस फेज़ में जो लैप्टोस्पायरा होगा वो क्या करेगा, कह सकते हैं रैपिडली वहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है, और फिर ब्लड के थ्रू ये क्या करेगा, बैक्टीरिया हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, और वहाँ पे इसी फेज़ को क्या हम कहते हैं, लैप्टोस्पायरेमिया कहते हैं। तो इस टाइम क्या होगा, जो ब्लड होगा, बैक्टीरिया रहेगा, वो केवल ब्लड में ही नहीं बल्कि क्या करेगा, जो CSF रहेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगा, वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तो इन्फेक्शन का, तो क्या होगा इसमें, फिर जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया केवल ब्लड में ही नहीं क्या करेगा, फिर वहाँ से जो हमारे CSF के थ्रू वहाँ पे जो अदर टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी कारण से क्या करेंगे, इस फेज़ में वहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, PCR करवा सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जब करवाएंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव होने के चांसेस रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में भी हो सकता है, CSF में भी हो सकता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको कहते हैं, टिश्यूज़ में भी हो सकता है। तो वो अलग अलग जगह होने के कारण वहाँ पे क्या करवा सकते हैं हम, इसकी टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किडनी में अगर वहाँ पे इफेक्ट करेगा, किडनी हो सकता है, लीवर हो सकता है, वहाँ के टिश्यूज या मसल्स को ये क्या करेगा, वहाँ पे इफेक्ट करेगा। इसके अलावा ब्लड में क्या करता है, बैक्टीरियमिया काज करता है, जिसको हम लैप्टोस्पायरेमिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा CSF में वहाँ भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है उसको इफेक्ट कर सकता है, या फिर जो मेनिंजाइटिस काज कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग वहाँ पे डिजीज़ काज करता है। ठीक, अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें, क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो जब बैक्टीरिया वहाँ ब्लड में मल्टीप्लाई करेगा, फिर वहाँ से जो अदर ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होगा, तो क्या होता है, जो बॉडी की हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस करेगा। ठीक है, साइटोकाइंस को रिलीज करेगा। तो साइटोकाइंस में जैसे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, इंटरल्यूकिन फर्स्ट हो गया और TNF हो गया, जिसको हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा कहते हैं, इनको ये रिलीज करता है। तो यही साइटोकाइनिन्स क्या रहते हैं, ये साइटोकाइंस वहाँ पे सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो वहाँ पे हाई फीवर हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है। ठीक है, चिल्स हो गया, माइल्जिया हो गई, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जो बताया, वो सारे बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पे, वीकनेस से सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जितने भी बताए कैसे दिख रहे हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, वीकनेस हो गए, माइल्जिया, चिल्स, सीवियर कह सकते हैं, वहाँ पे फीवर हो गया, माइल्जिया हो गया, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 4 to 7 डेज फॉलोड बाई शार्ट इम्प्रूवमेंट। तो कह सकते हैं जब वहाँ पे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगा, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड में बैक्टीरिया होंगे वो किल होना शुरू होंगे। क्योंकि जब एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, इनसे क्या होगा, जो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो वो धीरे धीरे वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे जो फीवर होगा वो भी कम हो जाएगा, और वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होने लगेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, इसीलिए इसको हम कहते क्या है, टेम्परेरी रिमिनिशन कहते हैं। ठीक है, केवल ये जो सिम्टम्स वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बन गई और बैक्टीरिया वहाँ पे किल होने लगी, तो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी फेज क्या रहती है, इम्यून फेज, जिसको हम कहते हैं लैप्टोस्पायरिक फेज। तो ये डिजीज जो काज हुई है इसका ये दूसरा फेज रहता है। अब बॉडी में क्या होगा, जो लैप्टोस्पायरा होगा, लैप्टोस्पायरा के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बन जाएंगी, ब्लड से जो मोस्टली बैक्टीरिया होंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जब ब्लड से रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया होंगे वहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हो जाते हैं, किडनी में ये क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ये वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, और वहाँ से यूरिन के थ्रू ये बाहर आउट हो जाते हैं। तो इसी कारण से इस फेज में इस फेज को हम क्या कहते हैं, लैप्टोस्पायरिक फेज पे कहते हैं। ठीक है,
ठीक, अब इसमें होगा क्या, रीअकरेंस ऑफ फीवर, ऑर्गेनिज्म फाउंड यूरिन नॉट ब्लड एंड CSF। अब क्या होगा इस पेज में, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को फिर से फीवर आएगा, क्योंकि अब जो सिम्टम्स होंगे वो बैक्टीरिया को डायरेक्ट वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से नहीं होंगे, क्योंकि हमारा इम्यून रिस्पांस कर रहा है, इसके कारण वहाँ से सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। तो ब्लड और CSF से बैक्टीरिया मोस्टली कहाँ पे, जो जो ब्लड होगा या जो CSF होगा वहाँ से बैक्टीरिया तो डिसअपीयर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लड कल्चर होगा वो तो नेगेटिव आएगा, लेकिन जो बैक्टीरिया वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और इस यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट रहते हैं। तो इस फेज में अगर कराना है तो सबसे अच्छा क्या टेस्ट है, यूरिन कल्चर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इम्यून रिस्पांस, तो इम्यून रिस्पांस के कारण वहाँ पे होगा क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो धीरे धीरे वहाँ पे डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो बॉडी का जो इम्यून रिस्पांस के कारण डैमेज हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मेनली होता क्या है, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन काज होगा तो इसका वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो क्या करेंगे, आर्गन्स में वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज कर देंगे। ठीक है, तो इसी कारण से इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, इम्यून मीडिएटेड फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इन्वॉल्व मेनिंजेस, लीवर, किडनी, आइज। तो इस फेज़ में जो इम्यून रिएक्शन होगी वो भी कई जो आर्गन्स रहते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। कौन कौन से, जैसे मेनिंजेज हो गया। तो मेनिंजेज मतलब यहाँ पे क्या काज करेगा, मेनिंजेज मतलब जो हमारी ब्रेन की लेयर्स रहती हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेंगे, और क्या काज करेंगे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस काज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीवर में क्या काज करेंगे, वहाँ पे जॉइंटिस काज करते हैं। इसी तरह आइज हो गई, आइज में भी क्या करेंगे, वहाँ पे कंजक्टाइवल हो गया, कंजक्टाइवल कह सकते हैं सफ्यूजन काज करेंगे जाके। इसके अलावा और भी कह सकते हैं इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज़ आप क्या रहेगी, वहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं रहेगी, ये क्या हो गई, वहाँ पे मल्टी सिस्टम आर्गन, जो हमारे मल्टी आर्गन्स रहते हैं उनको ये इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये अलग अलग आर्गन्स रहते हैं जिनको वो इफेक्ट करती है। ठीक है, मेजर मैनिफेस्टेशन, आप मेजर मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, इसमें अलग अलग मेनली कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन से कौन कौन से सिस्टम अपीयर्स होंगे। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, जॉइंटिस, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एंड हेपेटिक डिस्फंक्शन, हीमोरेजिस। तो ये मेनली अलग अलग यहाँ पे इम्यून फेज होंगी, जिसके कारण वहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस काज होंगी। जैसे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो गई, मेनली जो मेनिंजेज होंगी वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेंगे, और वहाँ पे जो बायोजेनिक बैक्टीरिया होंगे ये नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे जो CSF कल्चर क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मेनिंजेज में वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेंगे। इसके अलावा जॉइंटिस मतलब जो लीवर वहाँ पे लीवर में भी ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन काज करेंगे, और लीवर के फंक्शन जिससे डिसफंक्शन हो जाता है, लीवर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब जब लीवर डिसफंक्शन होगा तो वहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, और वहाँ पे पेशेंट को सीवियर जॉइंटिस हो सकती है। इसी तरह रीनल फेलियर की कंडीशन, तो जो किडनी रहेगा, किडनी में जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस काज करते हैं, और वहाँ पे इसके अलावा ट्यूबुलर नेक्रोसिस काज करते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी डिसफंक्शन, लंग्स की जो कैपिलरीज होती हैं उनको भी डैमेज करते हैं। तो जब लंग्स की कैपिलरीज डैमेज होंगी तो उससे वहाँ पे पल्मोनरी हीमोरेजिया की कंडीशन, कफ हो गया, हेमोप्टाइसिस हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो गई, तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हिपैटिक डिसफंक्शन, लीवर की मेटाबॉलिक फंक्शन जो होंगे वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे बिलिरुबिन वहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होती हैं। इसके अलावा ब्लड में हीमोरेजिया की कंडीशन, तो ब्लड वेसल्स होंगी, उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनमें भी ये इंजरी करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे नोज ब्लीडिंग हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गई, पल्मोनरी ब्लीडिंग हो गई, या फिर जो स्किन पैचेज होते हैं, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी मेनली क्या होता है, अगर देखा जाए तो लेप्टोस्पाइरा क्या करता है, जब हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो सबसे पहले सेप्टिमिक फेज होगी, ये कि 4 to 7 डेज रहेगी, जहाँ पे बैक्टीरिया क्या होगा, ब्लड, CSF टिश्यू
में वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे हाई फीवर, माइल्जिया या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगी। बाद में क्या होता है, जब हमारी वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उन एंटीबॉडी फार्मेशन करेगा और वहाँ पे बैक्टीरिया को किल करना शुरू करता है। तो क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है, फीवर चला जाएगा और सारे सिम्टम्स डिसअपीयर होने लगते हैं। लेकिन जब जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे सेकेंड फेज स्टार्ट होती है, जिसको लेप्टोस्पिरिक फेज कहते हैं। अब यहाँ पे जब एंटीबॉडी बन के वहाँ पे डिसअपीयर होंगे बैक्टीरिया, इसके बाद वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे, किडनी और अदर आर्गन्स में वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब किडनी, मोस्टली किडनी अफेक्ट करते हैं, किडनी से ये यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा और जो अदर आर्गन्स होंगे वहाँ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे जाके। तो वहाँ पे जैसे ब्रेन है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस काज करेंगे जाके, और लीवर में जॉइंटिस हो गया, किडनी में रीनल फेलियर, पल्मोनरी हिमोरेजिया, लंग्स में, ठीक है, हिपैटिक डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं को मिला के हम क्या कहते हैं, वेल्स डिजीज़ कहते हैं। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ओके क्लास।